नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात करने वाले चालकों के खिलाफ हुई चालानी कार्यवाही। ओमती पुलिस ने घंटा घर के पास चलाया चेकिंग अभियान। और जबलपुर पुलिस ने महिला की तस्करी के मामले में एक गिरोह के 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरोह में 3 महिलाएं भी शामिल। गोरखपुर के मांडवा बस्ती में रहने वाली गर्भवती महिला को 1 लाख रुपए में टीकमगढ़ में बेचा था। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दर्ज की एफआईआर। पवित्र क्षेत्र ग्वारीघाट में बेतरतीबी से खड़े वाहनों को व्यवस्थित करने के लिए उचित पार्किंग व्यवस्था किए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लिहाजा यहाँ पर आए दिन जाम की स्थिति निर्मित होती है और श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ती है। ये नजारा है ग्वारीघाट क्षेत्र का, जहां पर बेतरतीबी से यहाँ वहाँ खड़े वाहनों की वजह से घाट तक पैदल आने वाले श्रद्धालुओं को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। नर्मदा भक्तों का कहना है कि पूर्व में भी कई बार ग्वारीघाट में वाहनों की पार्किंग व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक स्तर पर चर्चाएं हुई, लेकिन कोई ठोस कार्य योजना तैयार नहीं की गई। लिहाजा ट्रैफिक जाम की भी स्थिति निर्मित हो जाती है और घाट पर आने वाले भक्तों की भी नर्मदा पूजन एवं दर्शन में व्यवधान उत्पन्न होता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तीज त्योहारों पर सबसे अधिक भीड़ उमड़ती है एवं उस दौरान पुलिस और जिला प्रशासन की व्यवस्थाएं भी नाकाफी रहती हैं। प्रशासन के लिए स्टैंड को व्यवस्थित करते हुए जो 4 व्हीलर गाड़ियां हैं उनको व्यवस्थित करते हुए उनको पीछे कहीं उनके लिए स्थान बनाएं, जिससे आए दिन यहाँ जो जाम की स्थिति पैदा होती है वो ना हो और श्रद्धालु आराम से बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं, क्षेत्रीय श्रद्धालु आते हैं, उनको हर चीज़ का मतलब लाभ यहाँ मिलता रहे। इसके 2 पहिया वाहन के लिए नहीं बनाई गई कहीं? 2 पहिया वाहन के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई जाएं, उनको व्यवस्थित खड़ी करवाई जाएं, कहाँ पे इनके लिए स्टैंड बनवाया जाए, इसका ये मतलब स्थान निर्धारित करें। ये समस्या आज की नहीं है। मैं तो जब से आ रहा हूँ बचपन से यहाँ नर्मदा जी के घाट में, जब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था शुरू से सही नहीं रही है। जो भी यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए नर्मदा जी के, उनको भारी परेशानी होती है। सबसे पहले तो प्रशासन को यहाँ पर जो 4 व्हीलर गाड़ी उनका बिल्कुल प्रतिबंध कर देना चाहिए कि वो आज़ाद चौक से ग्वारीघाट तरफ बिल्कुल ना आए। उसके बाद 2 व्हीलर वालों के लिए भी एक व्यवस्थित जगह देना चाहिए बना के कि जहाँ पर वो अपनी गाड़ी पार्क कर सके। इससे क्या होगा कि जो हमारे नर्मदा जी में दर्शन करने भक्त आते हैं माई के, उन लोगों को सुविधा होगी। दूसरा जो यहाँ पे दुकानें लगी हुई है, तो प्रसाद की दुकान हो चाहे होटल हो, इनसे भी बहुत कचरा फैलता है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि नर्मदा जी जो हमारी माई है, जीवन दायिनी है, और हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल हमेशा स्वच्छ रहे। नर्मदा भक्तों ने ग्वारीघाट में वाहन पार्किंग की उचित व्यवस्था करने की मांग की है। पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षक संवर्ग को पदनाम पदोन्नति दी जाए, साथ ही नवीन शिक्षक संवर्ग को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए। इन तमाम मांगों को लेकर मध्य प्रदेश संघ ने सिविक सेंटर में धरना दिया। संगठन ने आरोप लगाया है कि सरकार उनकी उपेक्षा, मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ शिक्षक लामबंद होने लगे हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के सदस्यों ने सिविक सेंटर में धरना देकर सरकार के प्रति आक्रोश जताया। धरने पर बैठे शिक्षकों ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली और शिक्षक संवर्ग को पदनाम एवं पदोन्नति एवं नवीन शिक्षक संवर्ग को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जाए। इन 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के शिक्षक आंदोलित हैं। लेकर रहेंगे, राजहित में जो करेगा काम वही करेगा। हमारी 3 सूत्री मांगे: अध्यापक संवर्ग को पुरानी पेंशन बहाली की जाए, पुराने जो शिक्षक संवर्ग के लोग हैं उन्हें पदनाम अनुरूप पदनाम दिया जाए, पदोन्नति दी जाए, जो योग्यता है उनकी उसके अनुरूप उनको व्याख्याता बनाया जाए, उच्च श्रेणी शिक्षक बनाया जाए। जीवन भर वो सहायक शिक्षक के पद पर एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें पदोन्नति नहीं मिल पाई है। पदोन्नति प्रदान करने की हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग ये है कि अध्यापक संवर्ग, शिक्षक संवर्ग जो नवीन शिक्षक संवर्ग है वह 98 से अपनी सेवाएं दे रहा है और उन्हें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। इन 3 सूत्री मांगों को लेकर हम पूरे प्रदेश स्तर पर आज एक ही दिन में जिले मुख्यालयों पर सत्याग्रह व धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का कहना है कि यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आगामी दिनों में तीव्र आंदोलन किया जाएगा।
मेडिकल बाल सागर खसरा क्रमांक 662 की कार्यवाही फिलहाल टल गई है, लेकिन स्थगित नहीं हुई। सूत्रों की माने तो अब अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की डेट भोपाल से तय की जाएगी। जलमत और ग्रीन बेल्ट में अनाधिकृत रूप से बनाए गए मकानों को हटाने की कार्यवाही प्रस्तावित है। नगर निगम ने पहले चरण में 54 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। मेडिकल कॉलेज के पास स्थित बाल सागर खसरा क्रमांक 662 पर बनाई गई अवैध कॉलोनी को हटाने की कार्यवाही राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते फिलहाल टाल दी गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है हटाने की कार्यवाही की तारीख भोपाल से तय की जाएगी। यानी कार्यवाही सिर्फ टली है, स्थगित नहीं हुई। आगामी दिनों में दलबल के साथ कार्यवाही होना तय है। बहरहाल चर्चा यह भी है कि तालाब की जमीन और ग्रीन बेल्ट में कॉलोनी बनाने वाले बिल्डरों एवं अधिकारियों पर भी कार्यवाही हो सकती है। जिला प्रशासन और सचिवालय के बीच इस मुद्दे पर लगातार बातचीत हो रही है। गढ़ा देवताल के पास स्थित हितकांडी विज्ञान वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय में पूर्व छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें भूतपूर्व छात्र छात्राओं ने शामिल होकर अपने विचार साझा किए, साथ ही संस्था के प्रति आभार व्यक्त किया। गुरुजनों का सम्मान भी किया गया। संस्कारधानी में जब गिने चुने कॉलेज हुआ करते थे, उस समय उपनगरीय क्षेत्र गढ़ा के युवाओं को हितकांडी कॉलेज ने अध्ययन अध्यापन का अवसर प्रदान कर जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए और अब तक यह संस्था लगातार चल रही है। इस संस्था के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भूतपूर्व छात्रों ने मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें वर्तमान एवं पूर्व शिक्षकों का सम्मान किया गया। समारोह के जरिए भूतपूर्व छात्रों ने वर्तमान छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर उनका मार्गदर्शन भी किया। हितकांडी महाविद्यालय देवताल में एक अच्छी शुरुआत इस साल हुई कि भूतपूर्व छात्रों का सम्मेलन हुआ, जिसमें विभिन्न स्थानों में हमारे जो छात्र हैं जिनने अपना नाम कमाया, आज वो धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए भी यहाँ उपस्थित हुए और नई पीढ़ी को मार्गदर्शन देने के लिए भी। भूतपूर्व छात्रों के सम्मेलन से एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि सबसे पहली बात तो ये हुई कि हितकांडी महाविद्यालय देवताल ने जिन परिस्थितियों में रह के यहाँ पर काम किया और विद्या अध्यापन का कार्य बच्चों को कराया, वो एक ऐसा दौर था जब महाविद्यालयों की संख्या बहुत कम थी और कठिन दौर में भी हितकांडी ने पूरे परिश्रम के साथ इस उपनगरीय क्षेत्र के गढ़ा क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा दी। उसमें बहुत से पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के और भी जो छात्र थे उनको सबको विद्या अध्ययन का मौका मिला। आयोजक मंडल ने बताया कि आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा ताकि संस्था और समाज के बीच बेहतर तालमेल बना रहे। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वाले चालकों पर चालानी कार्यवाही करते हुए ओमती पुलिस ने उन्हें सख्त हिदायत देते हुए कहा कि इस तरह चलती गाड़ी में मोबाइल पर बातचीत करके वो दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही हैं। वहीं पुलिस द्वारा बिना हेलमेट लगाए चालकों के भी चालान काटे गए। यातायात नियमों का पालन कराने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर अभियान चलाने के बाद भी चालक नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं। ऐसे में पुलिस एवं यातायात विभाग द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। ओमती थाने के पास छेड़ी गई इस मुहिम के तहत गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करने वाले चालकों की विशेष धरपकड़ की गई और उनके चालान भी काटे गए। इसके अलावा बिना हेलमेट, 3 सवारी एवं बिना नंबरों के वाहनों पर भी पुलिस की पैनी नजर रही। थाना ओमती में वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से थाने के सामने बिना हेलमेट और जो गाड़ी में मोबाइल बात करते हुए जाते हैं उन सभी के रोक करके चालान किया जा रहा है और चेतावनी दी जा रही है कि आप लोग बगैर हेलमेट के घर से ना निकलें। एक्सीडेंटों की संख्या शहर में ज़्यादा हो रही है, कृपा कर आप लोग हेलमेट लगा के चलें, वो मोबाइल में बात गाड़ी चलाते समय ना बात करें। अभी हम लोग चेकिंग अभी जारी है, महिलाएं भी बिना हेलमेट के चल रही हैं, उनको भी समझा दी जा रही है और चालान भी किए जा रहे हैं। इसमें किसी को नहीं मतलब रियायत दी जा रही है, सबको नियम कानून का पालन कराया जा रहा है। पुलिस के द्वारा वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई।
बेहतर शिक्षा प्रदान करने के साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित विजयनगर एकता नगर स्थित सेपिएंट हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिकोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। इसमें स्कूल के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एकता नगर स्थित शिव पार्क में सेपिएंट हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिकोत्सव आयोजित हुआ। इसमें बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की खेल स्पर्धाएं रखी गईं, जिसमें बच्चों ने उत्साह से हिस्सा लेकर अपनी खेल प्रतिभा का परिचय दिया। और डिफेंडर की पोजीशन लेते हुए सारे खिलाड़ी आयुष्मान नई तरकीब लगा रहे हैं और शानदार तरीके से। स्कूल संचालक सुमित एवं शिशिर नेमा और स्नेहा ने बताया कि स्कूल में बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जाती है और साथ ही विकास पर ध्यान दिया जाता है, लिहाजा समय समय पर खेल एवं अन्य कंपटीशन आयोजित होते हैं। आज जबलपुर के विजयनगर क्षेत्र में स्थित हमारा स्कूल सेपिएंट हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल, मैं और रोहित दुबे सर इसको मिलकर चलाते हैं और हम लोग का जो 7 साल से हम स्कूल को चला रहे हैं और हमारा हमेशा से उद्देश्य रहा है कि हम बच्चे की एक ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करें। पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी हमारे जीवन में बहुत विशेष महत्व रहा है। उसी के सिलसिले को देखते हुए हमने बेसिक खेलों की शुरुआत करी। कुछ ऐसे गेम, कुछ ऐसे खेल जो कि आज के समय में विलुप्त होते जा रहे हैं, उन खेलों को हमने बढ़ावा दिया। कबड्डी है, खो खो है, ऐसे गेमों को हमने बच्चों के लिए प्रोत्साहन के लिए आगे बढ़ाया। और जैसा कि हम सभी को मालूम है कि आने वाले समय में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी खेलो इंडिया गेम की शुरुआत करी, सांसद खेलोत्सव चला। हमारे आने वाली जनरेशन को इसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे सारे चांसेस मिलेंगे कि वो देश के लिए, अपने लिए ओलंपिक मेडल, एशियाड में मेडल सारे जो हैं वो सिक्योर करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। इस तरह से पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इस उद्देश्य से हमने ये मीट आयोजित की है। इसमें खास ये है कि हमने विशिष्ट अतिथि के रूप में आंचल विकलांग केंद्र है विजयनगर में घड़ी चौक पे, जहाँ पे स्पास्टिक बच्चे को वो ट्रेनिंग देते हैं, उनका भी आज यहाँ पे मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन है। इसके साथ ही साथ जो हमारे मध्य प्रदेश के गौरव हैं अंकित सेन, जिनको हम माउंटेन मैन कहते हैं, वो भी हमारे बीच बस आने ही वाले हैं कुछ देर में। ये सब हमने इसलिए रखा है कि उनकी कहानियों से बच्चे इंस्पायर हों। इसके साथ ही साथ योगासन में जो अभी खेलो इंडिया में हमारे मध्य प्रदेश में जो आयोजित हुए थे, उसमें प्रथम स्थान पे जो जबलपुर के रहे थे प्रथम द्वितीय में, शिवम जी और उनके साथ के टीम के मेंबर्स भी हमारे बीच में हैं, जो अभी योगासन का प्रदर्शन उन्होंने किया। इससे हमारे बच्चों का बहुत उत्साहवर्धन हुआ। एनुअल फंक्शन को में पार्टिसिपेट किया हुआ है और आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चों ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। जिस खेल को हम लोग भूलते जा रहे थे, छोटे में हमने खेला, आज हमारे बच्चों ने उसको बहुत अच्छे से सामने पेरेंट्स के सामने प्रस्तुत किया है। खेल प्रतियोगिताओं के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। आयुष्मान, प्लीज जोरदार तालियों से इन नन्हे मुन्ने बच्चों का उत्साह बढ़ाइए। खमरिया स्थित टाइप 1 और 2 कॉलोनी में मकान जर्जर हो चुके हैं और इन्हीं मकानों में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं खंडर हो चुके कुछ घरों में असामाजिक तत्वों का डेरा जमा होने से क्षेत्रीय जनता परेशान है। उनका कहना है कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। खमरिया फैक्ट्री के कर्मचारियों के लिए बनाए गए क्वार्टर्स दुर्दशा का शिकार हैं और खास बात यह है कि जर्जर हो चुके इन मकानों में कर्मचारियों का परिवार रहने के लिए मजबूर है। लोगों का कहना है कि फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा मेंटेनेंस नहीं कराया जा रहा, जिसके कारण कर्मचारी स्वयं ही मकानों की मरम्मत अपने पैसों से करवाते हैं। वहीं कुछ खंडहरनुमा मकानों में जंगली जानवरों और असामाजिक तत्वों के जमावड़े से स्थानीय जनता परेशान है।
भैया ये टाइप 1 टाइप 2 के क्वार्टर हैं। यहाँ पे मुख्य समस्याएं तो ये हैं कि क्वार्टर इतने जर्जर हो चुके हैं कि इनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। ये सारी व्यवस्था प्रशासन की है, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये हालात ये पिछले कई सालों से ये माहौल बना हुआ है कि जो जिस क्वार्टर में रह रहा है वो खुद के पैसे से मेंटेनेंस करा के वहाँ पर रह रहा है। ये प्रशासन को कई बार कंप्लेंट की गई, बोला गया, लेकिन इस विषय में इनकी तरफ से कोई भी ध्यान नहीं है और ना ही ये कोई कदम उठा रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जालियाँ लगी हुई हैं, तो कई क्वार्टर ऐसे भी हैं, कई लाइन ऐसी हैं जहाँ की क्वार्टरों में ये फेंसिंग जालियाँ नहीं लगी हैं। ये सब समस्याएं जीएम और प्रशासन सभी को बताया गया है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई भी ये हमें उत्तर नहीं मिला है कि हाँ ये काम हो जाएगा या नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ क्वार्टर्स यहाँ खाली पड़े हैं, खंडहर बनते जा रहे हैं। लगातार इनमें अवैध गतिविधियाँ भी पनपने लगी हैं। ये जंगली जानवर यहाँ घुसते हैं, कुत्ते, सुअर, यहाँ लगातार वो डेरा डाले हुए हैं और उसी के बगल में जो रहवासी लोग हैं वो उससे परेशान हैं। खमरिया में वर्ष कमेटी, कार्य समिति जो चुनी जाती है, लगातार लोग उनके माध्यम से आवाज़ उठाते, लेकिन उनके द्वारा कोई काम हो नहीं रहा। कर्मचारी संगठनों ने जर्जर मकानों की रिपेयरिंग कराने की मांग की है। आर्थिक रूप से कमजोर बेन समाज के लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने एवं उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने की मांग जबलपुर बेन समाज ने की है। इसी सिलसिले में टाउन हॉल में एक बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें 3 निर्धन कन्याओं के विवाह भी संपन्न कराए गए और बेन समाज को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने पर भी मंथन हुआ। बहुत से गरीब स्थिति के हैं, तो उनकी आज हम लोगों ने 3 शादी कराए हैं और ऐसे हम लोग कराते रहेंगे। और अभी बैन समाज का, नगर बैन समाज का भी सम्मेलन होगा। रांची स्थित साईधाम दरबार के 29वें वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में भजन संध्या का आयोजन हुआ। मंदिर परिसर में माता रानी और साईं बाबा का भव्य दरबार सजा। प्रसिद्ध भजन गायक राजेश कपूर और नमन कपूर ने भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। उपनगरीय क्षेत्र रांची में स्थित प्रसिद्ध साईधाम मंदिर के 29वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में मंदिर परिसर में भव्य भजन संध्या आयोजित की गई। मंदिर में माता रानी और साईं बाबा का भव्य दरबार सजाया गया। वहीं भजन गायक राजेश कपूर और नयन कपूर ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां देकर पूरे वातावरण को धर्ममय बना दिया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, मंदिर समिति के पदाधिकारी और श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मंदिर का वार्षिकोत्सव समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर 3 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। यह सिद्ध पीठ है साईं बाबा का। यहाँ पर हमारे प्रदीप शाहनी जी संस्थापक और बाबा अंतोनी के आशीर्वाद से इस मंदिर का लगातार श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। 9 फरवरी, 10 फरवरी और 11 फरवरी 3 दिवसीय होता है और यहाँ पर लगातार मुझे आने का अवसर
25 वर्षों से ज़्यादा हो गया यहाँ पर मंदिर से जुड़े हुए। मैं प्रभु साईं से अपने लिए और सारे श्रद्धालुओं के लिए आशीर्वाद चाहती हूँ। आज जो भी मैं यहाँ पर हूँ, बाबा की कृपा से हूँ। लगातार मुझे पालकी में जाने का अवसर मिला है। रांझी साईं धाम वार्षिक उत्सव का 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज आखिरी दिन 11 फरवरी को भजन संध्या का कार्यक्रम राजेश कपूर और उनके पुत्र नयन कपूर के द्वारा भजन संध्या रांझी की समस्त श्रद्धालु इस भजन संध्या में आकर माँ और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साईनाम मंदिर रांझी अपना 29वां वार्षिक उत्सव मना रहा था, जिसमें 9 से 11 फरवरी तक के कार्यक्रम थे। 9 तारीख को विशाल शोभा यात्रा, 10 को भंडारा और आज 11 फरवरी को हमारे जबलपुर की शान राजेश कपूर जी और हमारे भाई नयन कपूर जी द्वारा किया गया है। आज का ये समापन भजन संध्या जिसमें माई और साई का गुणगान हो रहा है, जो कि हमारे नयन भाई के द्वारा किया जा रहा है। साईं धाम रांझी के सभी भक्त मिलजुल के बड़े हर्ष और उल्लास से बाबा का जन्मोत्सव मनाते हैं और हम भी उस चीज़ में सम्मिलित होते हैं और हमको मौका मिलता है। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि एक बार इस मंदिर जरूर आएं और बाबा का आशीर्वाद लें और साईं जन्मोत्सव हम हर वर्ष ऐसे ही मनाएं। यही हमारी बाबा से कामना है। बोलो सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। कार्यक्रम के दौरान मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों और भजन गायकों को सम्मानित किया गया। महर रेलवे स्टेशन पर हुई जहर खुरानी की घटना के बाद 20 वर्षीय युवक की मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक के परिजनों का कहना है कि किसी बाबा ने उसे जहर देकर मारा है। जीआरपी पुलिस ने इस मामले की छानबीन प्रारंभ कर दी है। जीआरपी पुलिस ने रद्दी चौकी निवासी 20 वर्षीय अमन तिवारी को अचेत अवस्था में जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में भर्ती कराया था, जहां से उसे मेडिकल रेफर कर दिया गया था। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक यह जहर खुरानी का मामला है, जो महर रेलवे स्टेशन पर घटित हुआ। अमन तिवारी लड़का जो है 20 साल का उम्र का, ये मैहर स्टेशन मैहर माँ के दर्शन करके 9 को लौट रहा था। लौटते समय जो है बहदनपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है मैहर से दूसरी तीसरी स्टेशन, तो वहाँ समोसा किसी से लेना खाना बता रहा है। खाने के पश्चात जो है समोसा जो है उल्टी हुई है। फिर यहाँ जबलपुर रेलवे स्टेशन में जो है आरपीएफ सुरक्षा बल द्वारा भर्ती कराया गया है विक्टोरिया अस्पताल में 9 तारीख को। फिर इलाज चला है। इलाज के लिए उसके जांच के लिए हमने भेजा था 9 तारीख को, तो वो असमर्थ था बोलने में। डॉक्टर साहब द्वारा बोला गया कि ये बोल नहीं पा रहा है। फिर इलाज के दौरान जो है आज ख़त्म हो गया, जिसकी पंचनामा कार्रवाई मेडिकल कॉलेज में की जा रही है, जांच चल रही है। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि अमन महर गया था। लौटते समय किसी बाबा के द्वारा उसे जहरीली वस्तु दी गई थी, जिसके सेवन से उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। अमन तिवारी उम्र 20 वर्ष, मैहर माई के दर्शन करने के लिए गए थे। लौटते समय सिहुरा के आगे किसी स्टेशन पर कोई बाबा उनको मिला। उसने उससे मोबाइल मांगा और कहा कि मोबाइल हमको दो देखने के लिए, तो उसने मोबाइल नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो आपस में बातचीत उसको करते रहे और फिर कहा कि ये प्रसाद खा लो, तो उसने प्रसाद खा लिया। तो प्रसाद खाने के बाद वो घर आ गया। घर में उसको उल्टियाँ होने लगी, तो उनके पिता इंद्र कुमार तिवारी ने उन्हें विक्टोरिया हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहाँ पर जीआरपी पुलिस गई थी और उनके बयान नहीं हो पाए थे। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया। कल शाम को उनका निधन हो गया। जीआरपी पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। गोरखपुर थाना क्षेत्र की मानवा बस्ती में रहने वाली एक गर्भवती महिला को बेचे जाने का मामला सामने आया है। महिला की तस्करी के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।
गोरखपुर थाना पुलिस ने महिला तस्करी के एक मामले का खुलासा किया है। इस मामले में 3 महिलाओं और 3 पुरुषों सहित कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस के मुताबिक कुछ माह पहले मांडवा बस्ती की रहने वाली 22 वर्षीय महिला की गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस महिला की तलाश में जुटी हुई थी। इस बीच महिला गोरखपुर थाने पहुंची और उसने शिकायत दर्ज कराई कि उसे 1 लाख रुपए में टीकमगढ़ में बेच दिया गया था। उसे बेचने वालों में जबलपुर की 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल था। इस बात की जानकारी लगते ही पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस जांच में पता चला कि जबलपुर में रहने वाले गढ़ा निवासी मोहित सोनी ने महिला को अपनी बातों के जाल में फंसाकर टीकमगढ़ निवासी सुरेश लोधी को 1 लाख रुपए में बेच दिया था। सुरेश को जब पता चला कि उसने जिस महिला को खरीदा है वह पहले से गर्भवती है, तो सुरेश ने महिला को टीकमगढ़ निवासी मनोज राजपूत को 50,000 रुपयों में बेच दिया था। मनोज महिला को खरीदने के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। पीड़िता जैसे तैसे टीकमगढ़ से भागकर जबलपुर पहुंची और गोरखपुर थाने पहुंचकर उसने आप बीती सुनाई। पुलिस ने महिला की शिकायत पर FIR दर्ज करने के बाद गढ़ा निवासी मोहित सोनी, टीकमगढ़ निवासी मनोज राजपूत और सुरेश लोधी सहित गिरोह में शामिल 3 महिलाओं सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक गोरखपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। करीब 2 से ढाई महीने पूर्व की ये रिपोर्ट थी। इसमें जो लड़की गुमशुदा थी वो 22 साल की एक महिला है, जो स्वयं थाने पर गोरखपुर थाने आके उसने अपने कथनों में ये बात बताई कि उसे 3 महिलाओं के द्वारा एवं एक पुरुष के द्वारा, जो कि मोहित सोनी नाम है, जो कि आरोपी है इस मामले में, एवं अन्य 3 महिलाओं के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को 1 लाख रुपए में बेच दिया गया था। ये जो महिला बिकी थी ये टीकमगढ़ में बिकी थी सुरेश लोधी नाम के व्यक्ति को। उस व्यक्ति ने इसके साथ शादी की और बिना सहमति के संबंध बनाए। उसके बाद जब उसे ये ज्ञात हुआ कि ये महिला ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तब उसने इस महिला को एक अन्य पुरुष, जो कि वो भी आरोपी है इस मामले में, जिनका नाम है मनोज राजपूत उर्फ लोधी, उन लोगों को इन्होंने फिर से 50,000 रुपये में बेच दिया। जो हमारी पीड़िता है उसने पेट दर्द का बहाना बना के मनोज राजपूत के साथ हॉस्पिटल जाने की बात कही और उसी हॉस्पिटल से ये भाग करके जबलपुर वापस आई और थाने पे आके इसने अपनी आपबीती सुनाई है। उस पर हम लोगों ने जांच करी और आज दिनांक तक हमारे पास कुल 6 आरोपी हैं, जिसमें 3 महिलाएं और 3 पुरुष हैं और जांच अभी हमारी जारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? जो टोटल 6 आरोपी हैं उनमें से 2 लोग हैं टीकमगढ़ के, बाकी सभी महिला और जो एक पुरुष है वो जबलपुर का ही है। इनको कुछ रिकॉर्ड और सामने की और भी जगह ने ऐसा कार्य किया? ये काम ये काफ़ी समय से कर रहे थे। जैसे कि मोहित सोनी के द्वारा बताया गया कि वो 2-2.5 साल से ये काम कर रहा था और जो महिलाएं भी ये काफ़ी समय से काम कर रही थी, पर अब ये हमारी पकड़ में अभी आए हैं, तो अभी इनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है और कार्रवाई चल रही है। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को आशंका है कि इस गिरोह के तार अंतर्राज्यीय स्तर पर राजस्थान और अन्य राज्यों तक फैले हैं, जिसे लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।